मैंने तुम्हारी और ज्योति की कुंडली देखी और पाया। क्या पाया? यही कि ज्योति तुम्हारा पिछले जन्म का शत्रु है। हमारे देश में जब से अंग्रेजी शिक्षा आई है तब से एजुकेशन का मतलब ही बदल गया है। आज भी लोग एजुकेशन को सिर्फ एक जॉब पाने का जरिया ही समझते हैं। लड़कियों के लिए विद्यालय खोलने का मतलब? लोग उस पर विश्वास कर सकेंगे और वो लड़कियों को शिक्षा पाने के लिए विद्यालय में भेजेंगे। तुझे समाज सेवा करनी है कर, नौकरी नहीं करनी है मत कर, लेकिन कम से कम अपने परिवार का खर्च तू उठा। ज्योति, ओ ज्योति। अरे सखाराम, आओ आओ आओ, बैठो बैठो। हाँ। तो कैसे आना हुआ? सब ठीक? सब ठीक। मैंने सुना है तुम अहमदनगर गए थे। हाँ, अभी वहां से तो आया हूँ। सदाशिव कैसा है? सदाशिव सदाशिव वैसे ही, जैसे नौकरी लगने के बाद हर एक आदमी होता है, थोड़ा नाराज। वो तो है। अब वैसे तुम अहमदनगर नौकरी की तलाश में गए थे? नहीं, नौकरी की तलाश में नहीं गया था। मैंने एक बात तय कर ली है, पढ़ लिखने के बाद मैं अंग्रेजों के यहाँ नौकरी नहीं करूंगा। पढ़ लिखने के बाद भी नौकरी की तो फिर क्या पढ़े लिखे हम। बिल्कुल। वैसे भी तू अंग्रेजों के नौकरी के खिलाफ था बचपन से ही। उन्हीं की शिक्षा प्राप्त करता रहा और उन्हीं के खिलाफ बोलता रहा। जो गलत है उसके विरुद्ध बोलना ही चाहिए, चाहे वो अंग्रेज हो या फिर पेशवा। देख, मुझमें तो इतनी हिम्मत नहीं है कि जिस तेज से लड़ जाऊं। बस किसी तरह अपनी जिंदगी गुजर बसर हो जाए, इसे में बहुत अच्छा से चल जाए। वो सब छोड़, ये बता कि तूने कुछ काम के लिए सोचा है या फिर गोविंद चाचा की तरह फूलों का व्यवसाय चलाना है? नहीं सखाराम, मैं काम करने के बारे में सोच रहा हूँ। जैसे मैं नमस्ते भाभी। और क्या बातें चल रही हैं दोनों दोस्तों? बस ज्योति के बारे में चिंतित हूँ। एक बार ये कुछ नया काम करने लग जाए तो निश्चिंत हो जाऊंगा। हाँ ज्योति, तो फिर क्या सोचा है तुमने नया करने के बारे में? सखाराम, मैं सोच रहा था कि मैं पूना में लड़कियों के लिए विद्यालय शुरू कर दूं। लड़कियों का विद्यालय? ज्योति, तुझे हो क्या गया है? अभी कुछ दिन पहले तूने लड़कियों के लिए पेशवा से लड़ाया और अभी ये लड़कियों का विद्यालय। सखाराम, जो शिक्षा हमने ली है उसको तभी अर्थ मिलेगा जब हम वो शिक्षा समाज को लौटाएं। देख ज्योति, मैं समाज सेवा के विरुद्ध नहीं हूं, लेकिन एक मित्र होने के नाते आज कुछ कहना चाहता हूं। पहले अपने बारे में सोच, अपने परिवार के बारे में सोच, रोजी रोटी के बारे में सोच। फिर समाज सेवा कर लेना। मैं खुद तेरा साथ दूंगा। देख, मैंने जो कहा उसके बारे में सोचना। पहले परिवार, फिर समाज सेवा। मैं चलता हूं। महाराज की जय हो। क्षमा कीजिए महाराज, वैसे तो ब्राह्मण जो भी करता है उचित होता है, किंतु जाप करते वक्त क्रोध बात कुछ समझ में नहीं है। मैं अपने क्रोध को मिटाने की कोशिश कर रहा हूं।
उन घावों को भुलाने की कोशिश कर रहा हूं जो उस पाखंडी ने मुझे दिए हैं। आप उन पुरानी बातों को भूल जाइए महाराज, और आने वाली नई जीत के लिए उत्सव की तैयारियां कीजिए। दरअसल हम लोगों ने गोविंदराव को ऐसा मंत्र दिया है कि ज्योतिराव पर वो स्वयं ही नियंत्रण रखेगा। ये सब हमने क्या कहा है उसे? हमने गोविंदराव से कहा कि ज्योतिराव तुम्हारे पिछले जन्म का शत्रु है, इसलिए अगर तुमने उस पर नियंत्रण नहीं रखा तो अगले जन्म में तुम्हें पशु का जीवन मिलेगा। और मान लिया उसने? जी और मैं क्रोध में आकर उस अधर्मी की हत्या तक का सोच लिया था। मैं ये भूल गया था जो ताकत शब्दों में है वो खंजर में नहीं। जी बिल्कुल। पुजारी, आज तुमने मुझे फिर से खुश कर दिया। मेरी ताकत का मुझे एहसास दिलाया है, लेकिन उस गोविंद को समझाते रहो, कहीं उसका वो अधर्मी बेटा आगे ना बढ़ जाए। दक्षिणा प्राइज कमेटी, ये कैसी संस्था थी? काव्या बेटा, ब्राह्मणों द्वारा पुरस्कृत करने की संस्था थी। कहते हैं भारत में भ्रष्टाचार की शुरुआत इसी संस्था से हुई। मैं कुछ समझी नहीं। बेटा, एक समय था जब ब्राह्मणों को दान देना पुण्य का कार्य समझा जाता। पेशवा माधवराव ने ब्राह्मणों के लिए एक दक्षिणा कोष की व्यवस्था की थी, लेकिन उस समय भी दक्षिणा के लिए आए हुए ब्राह्मणों को परीक्षा देनी पड़ती थी और उनके स्तर के अनुसार उनको अनाज या धन दिया जाता था, और उसकी भी एक सीमा होती थी। लेकिन बाजीराव द्वितीय के कार्यकाल में इस पर कोई अंकुश नहीं रहा और एक वर्ष तो दक्षिणा पाने वाले ब्राह्मणों की संख्या 60,000 हो गई। कितनी? 60,000। और उस वर्ष में दक्षिणा के रूप में पेशवा के खजाने से ब्राह्मणों को 10 लाख रुपए बांटे गए थे। 10 लाख रुपए? उस समय ये तो बहुत बड़ी रकम रही होगी। तुम कल्पना नहीं कर सकती, लेकिन पेशवा के राज्य में खजाने का बहुत बड़ा हिस्सा अयोग्य ब्राह्मणों को पुरस्कार देने में खर्च होता था। तो क्या अंग्रेजों ने ये ब्राह्मणों को दिया जाने वाला पुरस्कार बंद करवा दिया? नहीं, उन्होंने उसमें एक बदलाव अवश्य किया। ब्राह्मणों के स्थान पर शैक्षणिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्य करने वाले व्यक्तियों को उन्होंने पुरस्कार घोषित कर दिया। ये तो एक बड़ा बदलाव रहा होगा। I mean, इससे कम से कम योग्य व्यक्तियों को पुरस्कार मिलता रहा होगा। अरे, अगर योग्य व्यक्ति को यह पुरस्कार मिलता तो इस संस्था को भारत में भ्रष्टाचार की शुरुआत करने वाली संस्था का खिताब कैसे मिलता? ये तो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार रहा होगा।
ऐसे में विद्वानों और योग्य व्यक्तियों को तो पुरस्कार मिलता ही नहीं होगा। पुरस्कार तो उन्हीं को मिलता होगा जिनकी या तो पेशवा तक पहुंच है या फिर दक्षिणा कोष के संचालकों को वो रिश्वत दे सके। पेशवा के डर के अलावा यह एक और कारण था जिसके कारण अन्य ब्राह्मण पेशवा की हर बात मानते थे, ताकि दक्षिणा प्राइज कमेटी से मिलने वाला धन उन्हें भी मिल सके। तो ये थी पेशवा की असली ताकत। एक और उस समय के ब्राह्मण थे जो अपने स्वार्थ और लालच के लिए समाज को गुमराह कर रहे थे, और दूसरी ओर ज्योतिबा और सावित्री थे जो स्त्रियों और पिछड़े समाज को शिक्षित करने के लिए चिंतित थे। आहो, कुछ सोच रहे हैं? बस हाँ सावित्री, मैं बड़ा सोच में पड़ गया हूं। सभी लोग चाहते हैं कि मैं नौकरी कर लूं। तुम क्या चाहती हो? मुझे तो आपका स्त्रियों के लिए विद्यालय खोलने का विचार ज्यादा अच्छा लगता है। सचमुच सावित्री? हाँ, अगर हम शिक्षित होकर भी सिर्फ अपने बारे में सोचें और समाज के बारे में ना सोचें, तो फिर हमारी शिक्षा का क्या महत्व है? शिक्षा तो वो धन है जो बांटने से बढ़ता है। बिल्कुल। हाँ, लेकिन वैसे सकाराम भी सच ही बोल रहा था। समाज के लिए कुछ करने से पहले हमें अपने लिए कुछ ठीक करना होगा। मुझे ऐसा नहीं लगता कि हमें अपने बारे में सोचने की आवश्यकता है। अपने भोजन और जीवन की चिंता तो पशु करते हैं। इसलिए हमें सबसे पहले समाज के बारे में सोचना चाहिए। अब रही बात आजीविका की, तो उसका भी कोई ना कोई प्रबंध हो ही जाएगा। सावित्री, तुमने मेरी सब चिंता दूर कर दी। पहले बाबा और उसके बाद सकारा, दोनों की वजह से मैं चिंता में पड़ गया था। मैंने भी तय कर लिया था कि लड़कियों का विद्यालय शुरू करने का सपना कुछ देर के लिए बाजू में रखना चाहिए, लेकिन तुमने मेरे सपनों को नई उड़ान दे दी। ये सिर्फ आपका सपना नहीं, मेरा भी सपना है। बल्कि ये तो हर भारतीय स्त्री का सपना है कि वो विद्यालय जाए, वो शिक्षित बने। इसलिए तो ये और भी जरूरी हो गया। पर देखिए ना, कितने आश्चर्य की बात है। हमारे देश में इतने सारे शिक्षित व्यक्ति हैं, परंतु आज तक किसी ने नहीं सोचा कि वो स्त्रियों के लिए विद्यालय बनाए। कैसे विचार कर पाएंगे? एक तो पढ़ लिख कर लोग विलायत चले जाते हैं या फिर अंग्रेजों की नौकरी कर लेते हैं। देखिए ना, अब तो ये और भी जरूरी हो गया है कि हम सब कुछ भूलकर सिर्फ अपना एक लक्ष्य बनाकर स्त्रियों के लिए विद्यालय बनाने की योजना। हाँ सावित्री, अब मेरा लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट हो गया है और अब तो तुम मेरे साथ हो। मुझे किसी की परवाह ही नहीं है। मैं अभी पूना जाता हूँ, वहां के लोगों से बात करता हूँ और लड़कियों का विद्यालय खोलने की योजना बनाता हूँ। हाँ, आता हूँ, ख्याल रखना। लड़कियों के लिए विद्यालय, भारतीय विद्यालय। अब भारतीय लड़कियां भी स्कूल जाएंगी। अब तो ये विद्यालय बनना ही चाहिए। प्रभसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना?
हाँ हाँ सुचित्रा, बिल्कुल ठीक है। तो फिर ये गीत किस खुशी में गुनगुना रहे हो तुम? अरे गीत कहाँ, मैं तो भजन गुनगुना रहा हूँ। गुनगुना तो उसको गीत के जैसे ही रहे हो। ऐसे गीत तो तुम्हारी शादी के बाद गुनगुनाते थे। कहीं फिर से कुछ? विट्ठल विट्ठल कैसी बातें करती हो सुचित्रा, हैं? कुछ उम्र का तो लिहाज किया करो। तो फिर तुम्हारे चेहरे पे ये खुशी किस बात की है? हाँ, अरे तुम सुनोगी तो तुम भी खुश हो जाओगी। ऐसी क्या बात है? हाँ, ये दक्षिणा प्राइज कमेटी सुना है? हाँ। दक्षिणा प्राइज कमेटी की ओर से जो ब्राह्मणों को पुरस्कार दिया जाता है वो इस वर्ष हमें मिलने वाला है। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ, पेशवा जी ने स्वयं ऐसा कहा है। पता है, मैं तो कब से सोच के पागल हुई जा रही थी कि जब तुम्हें पैसे मिलेगा ना, मैं अपने लिए जेवर खरीदूंगी। चलो पहले नहीं तो क्या हुआ, अब जब तुम्हारे पास पैसे आ गए हैं ना, मैं अपने लिए खूब सारे गहने खरीदूंगी और अपने सारे शौक पूरे करूंगी। लेकिन ये पुरस्कार तो समाज सेवा के लिए मिलता है ना? तुमने कौन सी समाज सेवा की है? अरे पहले मैं भी ऐसे ही सोचता था, लेकिन फिर पता चला कि पुरस्कार समाज सेवा से नहीं बल्कि पुरस्कार देने वाले की सेवा से मिलता है। और इस बार तो मैंने पेशवा जी की ऐसी सेवा की है कि ये पुरस्कार किसी और ब्राह्मण को मिल ही नहीं सकता। प्रणाम। एक अत्यंत आवश्यक मामले में सलाह लेने के लिए मैंने आपको बुलाया है। मेरी एक सलाह है ज्योति, अगर यह मामला सचमुच में आवश्यक है तो तुम अंग्रेजी बहादुर के पास जाओ या फिर पेशवा के पास। नहीं। मियां सुन तो लो कि बात क्या है। इस मामले में ब्राह्मण या अंग्रेजों की कोई सलाह हम नहीं ले सकते, क्योंकि यह मामला हमसे जुड़ा मामला है। इसका निर्णय हम सबको लेना है। हम सब मेहनतकश लोग हैं, दिन भर हम खेतों में काम करते रहते हैं। अंग्रेजों ब्राह्मणों के पास नौकरी करते हैं, उनके खेत संभालते हैं, उनके पशुओं को चराने के लिए उनके पशुओं को संभालते हैं, उनके जूते सीते हैं। फिर भी हमारे बच्चों के पैरों की चमड़ी जलती रहती है। हम दिन भर मेहनत करते हैं, फिर भी हम गरीब क्यों हैं? ये अवस्था क्यों है हमारी? कोई बता सकता है मुझे? है किसी के पास उत्तर इसका? क्योंकि हम सब गरीब हैं। हाँ, हम सब गरीब हैं, लेकिन तात्या मुझे बताइए, हम ही क्यों गरीब हैं? ब्राह्मण या अंग्रेज गरीब क्यों नहीं है? सभी ब्राह्मण एक जैसे नहीं होते ज्योति। ब्राह्मणों में भी गरीब लोग होते हैं, जैसे मैं। हाँ तात्या, लेकिन आप जैसे कितने ब्राह्मण हैं जो संपन्न नहीं हैं? विज्ञान में कहावत है, केवल अपवादों से ही सिद्धांत सिद्ध होते हैं। तात्या, आप अपवाद हैं। यह माना कि आप दूसरे ब्राह्मणों की तरह संपन्न नहीं हैं, लेकिन फिर भी आपकी स्थिति की तुलना किसी खेतों में काम करने वाले मजदूर की स्थिति से हम नहीं कर सकते। क्यों? बताइए मुझे, क्यों पिछड़े जाति वाले संपन्न नहीं? क्यों उनकी स्थिति बदतर है? क्यों वो गरीब है? क्यों पिछड़े जाति वाले और स्त्रियों का जीवन दुखों और कष्टों से भरा है? क्यों? बताइए तात्या। क्योंकि उनके पास शिक्षा नहीं है, वो अशिक्षित है, इसीलिए। मियां तुम कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर किसी भी सरकारी विद्यालय में जाकर शिक्षा प्राप्त कर ले तो हमारी हालत अच्छी हो सकती है। लेकिन अभी तो तुमने कहा कि पिछड़े लोग अपने लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं पा रहे हैं। तो ये रोटी की फिक्र करेंगे या पढ़ाई के लिए जाएंगे? यही तो मुख्य बात है जो मुझे बोलनी है आप सबके सामने। जरूर पिछड़े लोग शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते,
उनको काम करना पड़ता है, मुझे बात पता है। लेकिन मेरी ये सलाह है, अगर हम पुरुषों को छोड़कर अपनी स्त्रियों को शिक्षा दें, अगर स्त्रियां शिक्षित बन जाए तो सब बदल सकता है। क्योंकि अगर एक स्त्री शिक्षित हो जाए तो वो अपने बच्चों को शिक्षित कर सकती है, शिक्षा दे सकती है। लेकिन स्त्रियां कौन से विद्यालय में जाएंगी? उन अंग्रेजों के विद्यालय में? तात्या, वैसे वहां जाकर शिक्षा प्राप्त करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि शिक्षा का कोई धर्म नहीं होता, कोई जात नहीं होती। फिर भी मैं आप सबकी समस्या समझ सकता हूं। और इसीलिए मैंने निर्णय लिया है कि मैं खुद स्त्रियों के लिए विद्यालय शुरू करूंगा। के लिए विद्यालय? वो भी किसी भारतीय के द्वारा? नहीं नहीं, ये तो अगले 200 साल तक असंभव है। इसका मतलब तो ये हुआ ना तात्या कि हमारा ज्योति 200 साल आगे की सोच रहा है। देखिए, पहले ही हम 2000 साल पीछे चल रहे हैं। ब्राह्मणों ने हमें कई काल तक शिक्षा से वंचित रखा है। अगर हम आज ये कदम नहीं उठाएंगे तो हम 200 साल और पीछे चले जाएंगे। ज्योति, यह संभव नहीं है। सावित्री, चिंता तो यह है कि पहला विद्यालय कैसे खोला जाए। ये तो सचमुच ही चिंता का विषय है। आप इस बारे में मैडम फरार से क्यों नहीं बात करते? गोविंदराव, मैंने तुमसे कहा था कि ज्योति को नियंत्रण में रखो, पर ऐसा लगता है कि अपने पुत्र के प्रेम में तुम भी विधर्मी बन गए हो। सुना ही तुमने? अब क्या हुआ? पूरे पूना में चर्चा हो रही है। गोविंदराव का लड़का ज्योति लड़कियों के लिए विद्यालय खोलने जा रहा है।